हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कूलाम्ब्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो कूलाम्ब्स लॉ है उसको हम स्टडी क्यों करते हैं, यानी कि उसका यूज क्या है। तो दोस्तों, जब भी हमें किसी एक आवेश के कारण, किसी एक चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज पे जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू जब हमें फाइंड करनी होती है तो हम यूज करते हैं कूलाम्ब्स लॉ को। यानी कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो चार्ज के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स है वो हमें बताता है कूलाम्ब्स लॉ। अब दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन और आ सकता है कि अगर हमारे दोनों चार्ज किसी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहे हैं, यानी कि ये जा रहा है u1 वेलोसिटी के साथ और हमारा जो माइनस q चार्ज है वो जा रहा है किसी u2 वेलोसिटी के साथ, तो क्या इन दोनों के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो? तो आप कहेंगे नहीं, कूलाम्ब्स लॉ है केवल तभी अप्लाई होगा जब दोनों चार्ज है वो स्थिर अवस्था में हो, यानी कि दोनों ही चार्ज की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो, तभी अप्लाई होगा। इसके बाद में आपके मन में क्वेश्चन और आ सकता है कि क्या हमारा जो कूलाम्ब्स लॉ है वो सभी जगह अप्लाई होगा, यानी कि जब हमारे जो चार्जेस हैं वो वैक्यूम में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, निर्वात में रखे हैं, तो क्या लागू होगा या नहीं होगा। या किसी मीडियम में रखे हैं, जैसे कि आपने कोई भी एक जैसे मटेरियल ले लिया, जैसे अपना कांच ले लिया, लकड़ी ले लिया, उन दोनों के बीच में कहीं रख दी इस तरह से, है ना, या कोई भी और कोई मटेरियल जैसे कोई लिक्विड डाल दिया, है ना, तो उस कंडीशन में भी क्या हमारा कूलाम्ब्स लॉ है वो सेम ही उसी तरह से अप्लाई होगा? तो ऐसा भी नहीं है। हमारा जो कूलाम्ब्स लॉ है वो हमने फाइंड किया है किसके लिए, वैक्यूम के लिए। उसके बाद में हमने देखा है कि अगर अलग अलग मटेरियल के बीच में हम अपने चार्जेस रखें और उन पर लगने वाला जो फोर्स है उसको देखें तो उन फोर्स की वैल्यू अलग अलग ही आती है। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन और मन में आ सकता है आपके कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक सीट है, एक प्लेन है, मान लीजिए उस प्लेन के ऊपर आपने कोई चार्ज दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास में एक दूसरा प्लेन है जिसको आपने कोई एक दूसरे तरीके का चार्ज दे रखा है। क्या इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा कूलाम्ब्स लॉ की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो? तो आप यहाँ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कूलाम्ब्स लॉ हमेशा किसी पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लाई होता है। तो फोर्थ कंडीशन हमारी यहाँ आ रही है कि कूलाम्ब्स लॉ है वो हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लाई होगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है कि अगर हमारे दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक रखे हों, यानी कि अगर एटॉमिक लेवल के ऊपर देखें, जैसे अपना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक रखे हों, तो क्या उन दोनों के ऊपर हमारा कूलाम्ब्स लॉ है वो अप्लाई होगा? या फिर हमारे दोनों पॉइंट चार्ज वो एक दूसरे से बहुत दूरी पर रखे हों, तो उस कंडीशन में भी क्या हमारा कूलाम्ब्स लॉ अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि हमारा कूलाम्ब्स लॉ केवल तभी अप्लाई होगा जब हमारा जो चार्ज है उसकी रेडियस की तुलना के अंदर उन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है वो अधिक होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह होना चाहिए। अब दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और हमारा जो कूलाम्ब्स लॉ है उसकी डेफिनेशन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है, तो लिखते हैं इसको। हमारा जो चार्ज है वो क्या होनी चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। सेकंड क्या है, उनकी वेलोसिटी जीरो हो, यानी कि हमारा जो चार्ज है वो क्या है, स्टैटिक चार्ज है। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, कि जो चार्ज हमारी वो वैक्यूम में होने चाहिए। तो इस स्थिति के अंदर जो लगने वाला जो फोर्स है वो हमें क्या बताता है, कूलाम्ब्स लॉ बताता है। तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज जो कि स्थिर अवस्था में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, किसी वैक्यूम में रखे हैं या किसी निर्वात में रखे हैं, तो उन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स हमें क्या बताता है, कूलाम्ब्स लॉ बताता है। तो डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है कि सर, हमारा जो चार्ज है वो जब स्टैटिक कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है, सिर्फ उसी कंडीशन में हमारा कूलाम्ब्स लॉ क्यों अप्लाई होता है, गतिशील अवस्था में क्यों नहीं होता? तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में स्टडी किया है कि जब भी कोई चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है, तो वो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, है ना। परंतु जब वो मोशन में है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में है, तो वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करेगा। और जब हमारा चार्ज किसी एक्सीलरेशन के साथ आगे की तरफ जा रहा है तो वो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, है ना। तो हमें क्या स्टडी करना है, हमें करना है किसी एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है। तो इसी कारण से दोस्तों, जब हमारा जो चार्ज है वो स्थिर अवस्था में हो, स्टैटिक कंडीशन में हो, तब हम स्टडी करेंगे कूलाम्ब्स लॉ के बारे में। परंतु हमारा चार्ज है जब मोशन की कंडीशन में हो, किसी एसिलेशन के साथ मोशन कर रहा हो, तब हम क्या देखेंगे, हमारा जो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, यानी कि लोरेंट्ज फोर्स के द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में हमारा जो 5th चैप्टर है उसमें हम स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जरा समझते हैं कि कूलाम्ब्स लॉ के द्वारा हमारे दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है।
तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दोनों ही चार्ज किसी वैक्यूम के अंदर किसी आर डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से रखे गए हैं। तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के समानुपाती होता है। यानी कि एक पर चार्ज अपना प्लस क्यू है एंड माइनस क्यू है, तो हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है उन दोनों के मैग्नीट्यूड के समानुपाती होगा। और दोनों चार्जेस के जो बीच की दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन 1 एंड इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या देखते हैं कि हमारा जो एफ है वो समानुपाती किसके है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आपके लिए समझना आसान होगा, इसलिए मैं इसको Q1 बोल देता हूँ एंड इसको बोल देता हूँ Q2। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो एफ है वो समानुपाती है अपना Q1 एंड Q2 के अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, है ना। अब इस समानुपाती कांस्टेंट है उसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और वो कांस्टेंट क्या होता है, अपना कूलाम कांस्टेंट होता है। तो अपना जो एक्चुअल में फॉर्मूला बनकर क्या आएगा, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आएगा। अब आप कहेंगे कि हमारा जो कूलाम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये बराबर आता है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के बराबर। और जो हमारा एप्सिलॉन नोड है वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोलते हैं। अब इस एप्सिलॉन नोड की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, तो याद रखिएगा एप्सिलॉन नोड हमारा बराबर होता है 8.854 गुणा 10 की पावर -12। और इसकी यूनिट किसके बराबर होगी, तो यूनिट हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। देखिए हमारा जो फोर्स है वो किसके बराबर है, फोर्स बराबर है अपना के को देखिए खोल के लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड एंड ऊपर अपना क्या है Q1 Q2 और नीचे क्या है अपना आर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और अपने सिंप्लीफाई करें तो एप्सिलॉन नोड है वो किसके बराबर होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए अपना जो चार्ज है उसकी यूनिट किसके बराबर होती है, कूलाम के बराबर होती है। एंड अपना जो फोर्स है उसकी यूनिट होती है अपना न्यूटन, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है मीटर के बराबर होती है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, हमारे पास में देखिए ऊपर तो आएगा कूलाम स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। और अपना जो 4 पाई है वो तो एक कॉन्स्टेंट नंबर ही है। तो फाइनली अपने पास यहाँ इसकी यूनिट क्या निकल कर आती है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जब इस एप्सिलॉन नोड की वैल्यू आप जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में जो कूलाम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो देखिए कूलाम कांस्टेंट है वो बराबर होता है अपना 1/4 पाई एंड एप्सिलॉन नोड की वैल्यू रखिए 8.854 गुणा 10 की पावर -12। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। ओके, और इसकी यूनिट किसके बराबर होगी, यूनिट आएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि हमारे पास में कोई दो चार्ज है, एक तो हमारा है प्लस क्यू चार्ज और एक है हमारा माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ Q1 एंड इसे मैं मान लेता हूँ Q2, और R है इन दोनों के बीच की दूरी। जहां पर हमारा K है वो किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के बराबर होगा एंड इसकी वैल्यू आएगी अपना 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, एंड एप्सिलॉन नोड हमारा क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 8.854 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर आपने एक प्लस क्यू चार्ज लिया और एक माइनस क्यू चार्ज लिया, अगर क्या होता कि हमारे यहाँ पर दोनों चार्ज वो प्लस क्यू चार्ज होते, है ना। एक सेकंड कंडीशन होती अगर हमारे दोनों चार्ज वो माइनस क्यू चार्ज होते, तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो किस तरह से होता, क्या उस कंडीशन में भी हमारा जो फोर्स है वो पॉजिटिव साइन के साथ आता, या उस कंडीशन में हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाते, और हमारे जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कूलाम्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। दोस्तों यहाँ हमारे सामने दो कंडीशनें आती है। जो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर हमें जो दिए गए चार्ज है वो कैसे हैं, इक्वल है, यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे जो चार्जेस हैं उनके ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा होगा, रिपल्सन का होगा, यानी कि प्रतिकर्षण का होगा। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में जो लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा है, रिपल्सन का है। और जब हमारे दोनों चार्ज है वो अपोजिट हो, यानी कि विपरीत प्रकृति के हो, तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा होगा, आकर्षण का होगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है,
अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर फोर्स लिखेंगे तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। और Q1 Q2 कुछ भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, आपका नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो इन जनरल हम इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कुलाम्स लॉ है उसके वेक्टर फॉर्म को। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई दो चार्ज है Q1 एंड Q2, जिनकी पोजीशन मान लेते हैं, इसकी पोजीशन अपनी R1 वेक्टर, ठीक है, एंड जो अपना चार्ज Q2 है उसकी पोजीशन मान लेते हैं अपनी R2 वेक्टर है। अब अगर आपसे कहा जाए कि हमारा जो चार्ज Q1 है उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो चार्ज Q2 की पोजीशन क्या होगी, तो चार्ज Q1 के रिस्पेक्ट में चार्ज Q2 की पोजीशन देखनी है तो हम Q1 से Q2 की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जिसको हम R21 वेक्टर से डिनोट करेंगे, क्योंकि हम Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 की पोजीशन देख रहे हैं। और ये R21 वेक्टर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको हम ऐड करेंगे, तो इनकी वैल्यू है वो बराबर किसके होगी, जो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है उसके, यानी कि R2 वेक्टर के बराबर होगी। तो यहाँ पर अपना R21 वेक्टर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। इसी प्रकार से अगर हमें कहा जाए कि चार्ज Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 की पोजीशन क्या होगी, तो यहाँ पर हम Q2 से Q1 की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, और इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे R12 वेक्टर से। क्यों, क्योंकि हम Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 की पोजीशन देख रहे हैं और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यहाँ भी हम वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे। तो सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको पहले लिखेंगे R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, अपना R1 वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ से अपना R12 वेक्टर है ये किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे ये वैल्यू आएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर। अब दोस्तों बात करते हैं लगने वाले फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज Q1 के कारण चार्ज Q2 पर लगने वाला फोर्स। अगर हमारे दोनों चार्ज है वो इक्वल है, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो लगने वाला फोर्स वो कैसा होगा, रिपल्सन की प्रकृति का होगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसी कारण जो लगने वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसके अलावा अगर हमारे दोनों चार्ज है वो अपोजिट हो, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा होगा, अट्रैक्शन वाला होगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा वेक्टर फॉर्म के अंदर हमारे जो चार्ज दे रखे हैं वो किस तरह के हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन लेनी है। अगर हमारे दोनों चार्ज है वो अपोजिट होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अगर सेम होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हम मान लेते हैं कि दोनों चार्ज वो इक्वल है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो इस कंडीशन में हम यहाँ जो लगने वाला जो फोर्स है वो हम क्या मान रहे हैं, रिपल्सिव मान रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो ये हमारा चार्ज Q1 के कारण चार्ज Q2 पर लगने वाला फोर्स, जिसको हम F21 वेक्टर से डिनोट करते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारा चार्ज Q1 के द्वारा Q2 पे लग रहा है, इसी कारण हम इसे F21 से डिनोट करेंगे। एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन हमारा R21 वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो इसको आप अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, ये बराबर अपना आ जाएगा F21 और साथ में क्या आ जाएगा, R21 कैप के बराबर आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर आपसे यहाँ कहा जाए कि हमारा जो चार्ज Q2 है उसके कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पर हम Q1 से Q2 की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यहाँ पर इसको कहेंगे F12 वेक्टर, क्योंकि यहाँ चार्ज Q2 के कारण Q1 पर फोर्स लग रहा है। तो इसकी डायरेक्शन हमारी R12 वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ हमारे पास में चार अलग अलग इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन 1 एंड 4 के लिए, 1 एंड 4 के लिए। तो हमारे पास में जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर है, F21 वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, F21 और साथ में क्या है, R21 कैप के बराबर, ठीक है। अब एक चीज और मुझे बताइए कि हमारा जो कोई भी एक ए वेक्टर है उसको आप क्या लिख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो, लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो R21 वेक्टर है उसको भी आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, R21 यानी कि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और साथ में अपना क्या आएगा, R21 कैप, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ से अपना जो R21 कैप है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी अपनी R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 के बराबर। अब ये वाली वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो अपने पास में F21 वेक्टर है ये किसके बराबर आ जाएगा, F21 और साथ में क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। और अपना जो F21 है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो देखिए हमारा जो लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर होता है, आप कहेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा ही होता है ना। तो जरा लिखिए यहाँ पर भी K Q1 Q2, और यहाँ डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, R21 है, तो यानी कि R21
और उसके स्केयर के बराबर, और साथ में क्या आ जाएगा अपना r21 वेक्टर अपॉन r21। तो फाइनली हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, f21 वेक्टर ये किसके बराबर आ जाएगा, k q1 q2 अपॉन r21 और इसके क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा r21। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ अपनों ने मैग्नीट्यूड लेकर फिर उसका क्यूब कर रखा है। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू आ गई अपना f21 वेक्टर की। इसी प्रकार से देखते हैं हमारी इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 में देखिए हमारी जो इक्वेशन 3 है वो क्या बता रही है हमें, वो बता रही है f12 वेक्टर है वो किसके बराबर है, f12 और साथ में अपना r12 कैप। ठीक है, और r12 कैप है ये किसके बराबर होगा, यहाँ से देखिए r12 कैप है वो बराबर होगा अपना r12 पहले मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, फिर अपना आएगा r12 कैप, तो फाइनली r12 कैप है ये किसके बराबर होगा, r12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r12। तो ये वाली वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा f12 और साथ में आ जाएगा अपना r12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r12। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर f12 की वैल्यू रखिए, f12 की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आ गया अपना k q1 q2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r12 और यहाँ पर आ जाएगा इसका स्केयर, साथ में क्या है अपना r12 वेक्टर अपॉन r12। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में जो f12 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, f12 वेक्टर आ जाएगा अपना k q1 q2 अपॉन r12 और यहाँ इसकी क्यूब आ गई। ठीक है, और साथ में अपने पास में आ जाएगा r1 वेक्टर। अब दोस्तों इन दोनों फोर्स को आपस में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ अपने पास में आ रहा है r21 वेक्टर है ना, एंड यहाँ अपने पास में आ रहा है r12 वेक्टर। तो हमारा जो r21 वेक्टर है ये किसके बराबर है, ये बराबर है अपना r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के, एंड अपना r12 वेक्टर है ये किसके बराबर है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के। तो क्या इनको आप ऐसा लिख सकते हो माइनस ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के बराबर, है ना। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ रखोगे तो अपने पास में क्या आ रहा है, r12 वेक्टर है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ r21 वेक्टर के। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ नीचे देखिए, नीचे आपके पास में आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ r21 एंड यहाँ नीचे क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ r12। तो अब जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ r12 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ r21 ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो चार्ज q1 एंड q2 के बीच की दूरी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिएगा, मैग्नीट्यूड के वाइज ये दोनों लेंथ है वो बराबर ही आएगी, यानी कि r21 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा अपना r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, है ना। तो इन दोनों के लिए जो नीचे वाली टर्म है वो तो बराबर है, तो इसलिए मैं मान लेता हूँ अपना r21 है ये बराबर है अपना मैग्नीट्यूड ऑफ r12 और इसको मैं कोई भी एक टर्म r के बराबर मान लेता हूँ। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारा जो f21 वेक्टर है, f21 वेक्टर है ये किसके बराबर है अपना k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर और साथ में अपना क्या आ रहा है r21 वेक्टर के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से अपना f12 वेक्टर है ये किसके बराबर होगा, f12 वेक्टर है ये बराबर आ रहा है k q1 q2 नीचे अपना क्या है r स्क्वायर एंड यहाँ पर r12 वेक्टर है इसकी जगह में क्या रख देता हूँ, माइनस ऑफ r21 वेक्टर रख देता हूँ। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर आप अच्छे से कंपेयर करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि हमारा जो f21 वेक्टर है ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ f12 वेक्टर के बराबर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव साइन है वो हमें क्या बताता है, ये हमें बता रहा है कि हमारा जो चार्ज q1 q2 पे जो फोर्स लगा रहा है और जो हमारा चार्ज q2 q1 पे जो फोर्स लगा रहा है, इन दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट, परंतु अगर इनका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड दोनों के लिए ही इक्वल होगा, यानी कि f21 वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा अपना f12 वेक्टर के, बस इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो नेगेटिव साइन अगर कहीं भी आप देख रहे हो तो वहां इसका मतलब यही है कि लगने वाला जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसमें दोस्तों एक टॉपिक और रह गया अपना, कई बार आपसे क्वेश्चन में डायमेंशन और पूछ ली जाती है, इनकी विमा और पूछ ली जाती है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए हमारा कूलाम कांस्टेंट है उसकी विमा क्या होती है, हमारा जो एप्सिलॉन नोड है इसकी विमा क्या होती है, तो जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा कूलाम कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट क्या होती है, आप कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होती है ना। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूटन है, न्यूटन की जो विमा है वो क्या होती है mlt-2 एंड जो अपना मीटर है, मीटर का क्या होता है l स्क्वायर होता है एंड नीचे जो कूलाम है, कूलाम की क्या होती है at होता है। तो यहाँ स्क्वायर लगाए तो a स्क्वायर एंड t स्क्वायर है, इन सबको आप कंबाइन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, हमारे पास में आ गया देखिए mlt-2 साथ में अपना हो गया l स्क्वायर एंड नीचे कितना है अपना a स्क्वायर t स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे m l क्यूब
टी की पावर, अब देखिए ये -2 है और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 एंड ए की पावर -2। ये हमारा किसकी विमा आ गई, हमारी कूलाम कांस्टेंट की विमा आ गई। इसी प्रकार से हमारा जो एप्सिलॉन नोड है इसकी विमा क्या होगी, तो पहले बताइए इसका मात्रक क्या है, आप कहेंगे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका अपोजिट ही होगा, अपोजिट होगा ना, यानी कि एप्सिलॉन नोड है इसकी विमा किसके बराबर होगी, 1/k के बराबर होगी। तो इसकी उल्टा कीजिए, क्या आएगा, m-1 l-3 एंड टी की पावर 4 ए की पावर 2। तो दोस्तों आई होप कूलाम्स लॉ से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।